नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने जेल से बाहर आते ही खुद को लेकर लग रही अटकलों को और हवा दे दी है। उन्होंने मायावती की पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने की संभावनाओं से ना तो इनकार किया और अखिलेश यादव से बातचीत को लेकर भी ऐसा जवाब दिया कि सस्पेंस और बढ़ गया दोनों के रिश्तों को लेकर। यूपी में मुस्लिम सियासत का चेहरा माने जाने वाले आजम खान 23 महीने के बाद जेल से बाहर आए हैं। आजम खान को सिर्फ जमानत मिली है, ये बात याद रखिए। आजम खान को सिर्फ जमानत मिली है, वो अपने मुकदमों से रिहा नहीं हुए हैं। तो सवाल ये भी है कि ये आज़ादी आखिर कितने दिन की है। अखिलेश यादव ने हालांकि ये कहा है कि समाजवादी पार्टी अगर सरकार में आती है तो आजम खान पर दर्ज सभी मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। अब आजम खान के अगले कदम पर, आजम खान यानी उत्तर प्रदेश की सियासत के कद्दावर नेता के अगले कदम पर सबकी नज़र है। और इन पूरे मसलों पर, इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लेखक, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मनोज राजन त्रिपाठी। मनोज जी, सबसे पहले तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? आजम खान के जेल से बाहर आने का सियासी असर क्या होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति पर? देखिए, पहली बात तो आपने सही कही है कि जेल से बेल है। और इस सियासी खेल में ये बेल कब तक टिकती है, इस पर भी इसको भी मतलब अंडरलाइन करके रखना पड़ेगा, इसको भी हाईलाइट करके रखना पड़ेगा। हाँ, ये बात सही है कि आजम खान के जेल से बाहर आने पर और इस तरीके की बातचीत होने पर कि क्या वो बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, उनके आने से एक हलचल जरूर मचेगी। क्योंकि आजम खान एक ऐसे नेता है कि जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो बिटवीन द लाइंस अपनी बातों में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा कह जाते हैं कि जिस पर वो खेल जाते हैं और आपको सोचना पड़ता है कि होगा क्या। तो मुझे लगता है कि आजम खान के नाम पर चुनाव अगर ये 2027 तक बाहर हैं तो कुछ ना कुछ जरूर बेहतर होगा। जिस भी पार्टी में होंगे उस पार्टी को समझना होगा कि आजम खान का इस्तेमाल वो किस तरीके से कर सकती है, या आजम खान उस सियासी दल का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। एक बात जरूर है कि आजम खान के आने से जो मुस्लिम वोटर जिस भी अंदाज में होगा वो आजम खान की तरफ और ज्यादा जाने की कोशिश करेगा। जरा सा थोड़ा बहुत बिखराव भी आ रहा होगा तो आजम खान की मुसलमानों में यह हैसियत जरूर है, एक छोटे से सेक्ट को छोड़कर, एक छोटे से तबके को छोड़कर, मुसलमानों में एक छोटे से तबके को छोड़कर बाकी आजम खान की फॉलोइंग बहुत जबरदस्त है। और आजम खान जिस भी पार्टी में जाएंगे उस पार्टी में, या अगर वो समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे, उसका नफा ही कराएंगे। आजम खान से नुकसान तो किसी को नहीं होने जा रहा है। तो आपने ये कहकर वो जिस भी पार्टी में जाएंगे, चाहे वो समाजवादी पार्टी में रहें या किसी और में, तो आपने तो सस्पेंस और बढ़ा दिया है। बसपा का चूंकि आपने नाम लिया और पिछले कुछ दिनों से बीएसपी में आजम खान के जाने को लेकर अटकलें काफ़ी गर्म रही। लोगों ने इस बात की संभावनाओं से इनकार भी किया, लेकिन फिर भी पूरी तरह नकार नहीं पाए हैं। और आजम खान ने आज बाहर आकर जिस तरह के जवाब दिए हैं, उन्होंने भी कोई दो टूक में उसे इनकार तो नहीं किया है। मेरा सवाल यह है कि मायावती की राजनीति को देखने वाले, समझने वाले जानते हैं कि बसपा में तो फोकस मायावती पर ही होता है और आजम खान जिस तरह के नेता हैं, 4 दशक से ज़्यादा का करियर है, एक बड़ी शख्सियत है यूपी की सियासत में। तो आजम खान जैसी शख्सियत अगर बसपा में जाती है तो मायावती की मौजूदगी में उनकी वो फिट कैसे होंगे वहाँ पे, ये एक सवाल है। आप कैसे देखते हैं इसे? नीरज जी, अगर आप गौर करें तो मायावती की मतलब कांची राम ने जो सत्ता हैंडओवर की है मायावती को, उसके बाद से मायावती ने जो नारा छेड़ा था वो तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, यहां से शुरू हुआ था। इसके बाद ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा, और हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। वो जो केमिकल एक एसिड के साथ मेटल को जोड़ने का जो प्रयोग किया उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए, वो ब्राह्मणों को जोड़कर, वो 12-14% के जो ब्राह्मण है उनको जोड़कर उन्होंने सत्ता हासिल की। फिर मायावती के अंदर छटपटाहट आई, छटपटाहट सत्ता खोने के बाद और अखिलेश यादव के आने के बाद।
और उसके बाद लगातार मायावती के साइड है। वो छटपटाहट जो आई, उस छटपटाहट ने मायावती को फिर एक नारा दिया, और वो नारा था मीम और भीम। मायावती पर सबसे बड़ा टैग जो लगता है वो ये लग के आता है कि वो भाजपा की समर्थक है, जी। भाजपा की बी पार्टी है। ये टैग मायावती नहीं हटा पाई, और लगातार उन्होंने बहुत सारे मुसलमान वोटरों को भी उन्होंने इस तरीके से मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका धीरज जी, मेरी आवाज आ रही है आप? जी, आपकी आवाज आ रही है। अभी आपका फ्रेम भी ठीक हो गया है, जो पहले टेढ़ा हो गया। जी, मेरा कहने का मतलब है कि मायावती ने जब जो छटपटाहट आई सत्ता से बाहर होने के बाद, फिर अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ की दो गवर्नमेंट आ गई, लेकिन लगातार हाशिए पे जा रही बहुजन समाज पार्टी, या यूं कहें कि खुद को अंडरप्ले करने वाली मायावती के अंदर एक छटपटाहट आई, और उन्होंने एक नारा दिया मीम और भीम, यानी मुसलमानों को जोड़ने की बात कही। और पिछले कई चुनावों में बहुत सारे मुसलमान प्रत्याशियों को उन्होंने खड़ा किया और उनको चेहरा बनाने की कोशिश की। हालांकि एक कोशिश नसीमुद्दीन सिद्दीकी के जमाने से थी, लेकिन वो पुराने काशीराम के समय के थे। बाद में मुनकाद अली और तमाम सारे और नेता आए, उन सबको मायावती ने आगे बढ़ाया। मुख्तार अंसारी को भी अपनी पार्टी में अमूमन रखा है। इन सबको देखते हुए मायावती के नजरिए में आजम खान एक बड़े नेता हैं, और आजम खान वो नेता है जो रामपुर के एक छोटे से नेता थे, जिनको मुलायम सिंह यानी धरती पुत्र जैसे एक दृष्टि रखने वाले नेता ने इतना बड़ा नेता बनाया कि, माफ कीजिएगा, कि वो नेता रामपुर से निकला, उत्तर प्रदेश लेवल का मुस्लिम नेता हुआ, और अब वो देश स्तर के बड़े मुस्लिम नेताओं में गिना जाता है। तो बहुजन समाज पार्टी अगर लाती है आजम खान को, तो सोचने वाली बात यह है इसमें कि क्या बहुजन समाज पार्टी फिर से क्रीज पर आके बैटिंग करना चाहती है, और अगर चाहती है तब तो आजम खान का पार्टी में आना कुछ नफे की बात हो सकती है। अगर खुद बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती सामने नहीं आना चाहती, क्योंकि आकाश आनंद को लेकर भी तमाम सारा कभी प्लस है, कभी माइनस है, कभी एक सीढ़ी ऊपर है, कभी चार सीढ़ी नीचे है, लगातार कुछ ना कुछ हो रहा है, तो पहले तो तय करना पड़ेगा बहुजन समाज पार्टी को कि क्या वो फिर से गेम में आना चाहती है, तब तो आजम खान का कोई इस्तेमाल होगा। दूसरी बात, आजम खान को तय करना पड़ेगा कि क्या वो बहुजन समाज पार्टी में अपने हित साध पाएंगे, क्योंकि वो एक ऐसी पार्टी है जो फिलहाल, वही बात है, खुद को साइडलाइन किए हुए। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर यह नहीं कहा कि वो समाजवादी पार्टी के ही साथ है, उन्होंने यही कहा कि फिलहाल मैं अपना इलाज कराऊंगा, और इलाज कराने के बाद तय करूंगा कि मुझे कहां जाना है। ये बात अपने आप में पक्की तौर पर साबित करती है कि उन्होंने सपा के लिए भी हाँ नहीं कहा है, और बहुजन समाज पार्टी के लिए ना भी नहीं कहा है। नहीं, बिल्कुल सही कहते हैं। बिल्कुल सप्लीमेंट्री सवाल मेरा इसी में, जैसा आपने भी कहा कि मायावती के ऊपर पिछले कुछ सालों से ये टैग लगता है कि वो बीजेपी की बी टीम की तरह एक्ट करती हैं कहीं ना कहीं। अब आजम खान को लेकर भी, आजम खान के बाहर आने की खबरों के बाद भी ये कयास तो लगे ही हैं, कम से कम इनकी कोई पुष्टि तो हो नहीं सकती, लेकिन ये कयास लगे हैं कि आजम खान भी अगर बाहर आ रहे हैं तो इसमें कोई ना कोई बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा है। अब इन दोनों चीज़ों को मिला दें तो क्या मुस्लिम वोटर यकीन करेगा अगर आजम खान जैसा नेता भी मायावती के साथ चला जाता है? क्या वहां पे ये नहीं होगा कि बीजेपी का एजेंडा 1 प्लस बीजेपी का एजेंडा 2 हो रहा है? ये तो मुस्लिम वोटर ये नहीं सोचेगा। हाँ हाँ, इसको इस नजरिए से बिल्कुल देखा जा सकता है, क्योंकि मायावती और आजम खान, मायावती एक ऐसी लीडर है कि अगर आपने 4 बार उनको टीज किया तो 5वीं बार आके वो अपना बयान दे देंगी कि नहीं, ना हम आजम खान को ले रहे हैं, ना हम आजम खान को लाएंगे। वो इस मिजाज की नेता है, वो खुलकर बोलती है, उनको इस बात से नफे नुकसान से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुरंत आके बोल देंगे। लेकिन हाँ, ये लगातार हो रहा है कि वो कुछ बोल नहीं रही है, आजम खान भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। बस केवल सोचने का एक ही मुद्दा बचता है कि क्या बीएसपी खुद को लाएगी मेन स्ट्रीम में, जो कि खुद को साइडलाइन कर चुकी है। अब इसको बीजेपी वाले एंगल से अगर देखा जाए तो क्या इसमें कोई ऐसा पॉलिटिकल पुट डाला गया है कि आजम खान बीएसपी के साथ आए, बीएसपी भी खुद को आगे करे, और करने के बाद मेन स्ट्रीम में चुनाव लड़े, बाकायदा उसकी रणनीति तैयार हो, और
उसका फायदा उठाकर आजम खान के नाम पर मुस्लिम वोटों को काटा जा सके। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप यही सवाल बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं। मुस्लिम वोटों को काटा जाए तो ये एक बहुत महीन सियासी पैतरा है। अगर इस सियासी पैतरे को यूं ही मान लिया जाए कि हाँ ये सियासी पैतरा है, तो बहुत महीन सियासी पैतरा है। लेकिन एक समस्या है इसमें नंबर्स कितने इधर से उधर होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैं अभी आपको अपने अनुभव पे साफ तौर पे बता सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान, मैं शिया को छोड़कर बात कर रहा हूं, शिया मुस्लिम्स के एक मोटे परसेंटेज को छोड़कर बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं 90-95% छोड़ दीजिए, वो शिया मुस्लिम मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। बाकी मुसलमान ये दिमाग तैयार करके बैठा हुआ है कि उसको वोट अगर देना है तो समाजवादी पार्टी को देना है, और वो ऐसा करके लोकसभा चुनाव के नतीजे भी दिखा चुका है। उसके सामने एक समस्या है कि उसके मुवाफिक सरकार नहीं आ पा रही है, यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार 2 बार से आ रही है, उसके मुवाफिक सरकार नहीं आ पा रही है। इसके लिए मुसलमान कितना बटेगा, कितना टूटेगा, और क्या ये नहीं समझेगा कि उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो वो एकमुश्त अभी तय करके रखा हुआ है कि वो समाजवादी पार्टी को वोट देगा। कांग्रेस से गठबंधन होगा तो भी उस लिहाज से भी देगा। इस महीन पैतरे को इतने बड़े नंबर में कन्वर्ट करना, यह वक्त की बात है कि सिर्फ आजम खान के नाम पर मायावती मीम और भीम का नारा देकर इतना बड़ा सियासी बदलाव ले आए कि मुसलमान पूरी तरीके से 2 हिस्सों में बढ़ जाए। ये बहुत ही बड़ा सियासी खेल होगा अगर 2027 में देखने को मिला तो। यानी अगर और इसको सिंपलीफाई करें आपके जवाब को, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर सामान्यता अगर आजम खान चले भी जाते हैं बीएसपी में, तो मुस्लिम वोटर इतनी आसानी से नहीं बंटने वाला। अभी उसकी जो आस्था, उसका जो यकीन अखिलेश यादव में है, वो आसानी से नहीं टूटने वाला, सिर्फ आजम खान की वजह से। मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बता सकता हूं कि जैसे हिंदूवादी नेता के तौर पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक चेहरा है, या यूं कह दीजिए कि राम मंदिर एक मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का और उसमें हिंदू सामने, ये कह दीजिए कि नरेंद्र मोदी एक हिंदूवादी चेहरा है और उस मुस्लिम और हिंदू उनको वोट देता है, यूं समझ लिया जाए। अब ऐसे में आजम खान उत्तर प्रदेश में वो नेता नहीं है, उस लेवल के नेता नहीं है कि पूरा एक मॉब ऐसे घूमे और जाकर माना एक नियम लगाते हैं गणित का कि माना आजम खान बीएसपी में जाते हैं। तो बीएसपी के सामने अभी सबसे बड़ा संकट यह है कि पहले वो अपने कोर वोटर यानी जाटों को ही इंटैक्ट कर ले अपनी तरफ, फिर उसके बाद दलितों को अपनी तरफ आकर्षित और करे, और फिर आजम खान के नाम पर मुस्लिम वोटों की कवायद आजम खान के नाम पे इस बार और पिछली कई बार से जो कोशिश कर रही है, जो कवायद की जा रही है मुसलमानों को इकट्ठा करने की, वो आजम खान के नाम पर सुनामी होने नहीं जा रहा है बसपा के पक्ष में। उस मुस्लिम वोटर के लिए उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर के लिए कितना बड़ा भी नाम है, वो नाम सबसे ऊपर अखिलेश यादव का, और अखिलेश यादव का नाम उनके पॉलिटिकल डेवलपमेंट को लेके भी है, जिस तरीके से उन्होंने पॉलिटिकली अपने आप को डेवलप किया है, और जिस नेता ने मुल्ला मुलायम सिंह का टाइटल अपने ऊपर ले लिया मुसलमानों की वजह से, यानी मुलायम सिंह ने, वो आज भी मुसलमान उस मुलायम सिंह को याद रखता है, और उस मुलायम सिंह की विरासत कहे जाने वाले अखिलेश यादव को अपना सबसे बड़ा नेता मानता है। तो आजम खान के नाम पे इतना बड़ा शिफ्ट नहीं होगा कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के उस प्ले को जीत में कन्वर्ट कर दे। चलिए, तो अब अखिलेश यादव पर आते हैं। अखिलेश यादव और आजम खान के रिश्तों को लेकर भी पिछले 23 महीने से, अगर आजम खान जेल में हैं तो ये 23 महीने से कुछ कयास लगते रहे हैं। पिछले दिनों आजम खान की पत्नी ने आजम खान से जेल में मुलाकात के बाद कहा, जब उनकी तबीयत थोड़ी नासाज हुई थी, कि हमें तो अल्लाह पर ही भरोसा है, हमें तो खुदा पर ही भरोसा है। जब अखिलेश यादव के बारे में उनसे सवाल पूछा गया, तब भी ये कयास लगे कि आजम खान के परिवार
परिवार की नाराजगी अखिलेश यादव से बढ़ गई है। आज भी जब जेल से बाहर आने के बाद अखिलेश यादव को लेकर पूछा गया तो गोलमोल जवाब दिया आजम खान ने कि मैं अभी तो इलाज करवा रहा हूं, जैसा आपने बात कही। लेकिन अखिलेश यादव ने आजम खान के जेल से बाहर आते ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मीडिया से जो बात की, उसमें उन्होंने एक जेस्चर दिखाया। उन्होंने बड़ा स्वागत किया इस बात का, साथ ही एक बात कही कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो आजम खान पर दर्ज तमाम मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे, उन पर लगाए गए तमाम मुकदमे झूठे हैं और ये हमारी सरकार आते ही हम वापस ले लेंगे। ये तो एक बड़ी स्टेटमेंट है, कॉल टू एक्शन टाइप की स्टेटमेंट है। तो अखिलेश यादव शायद यहाँ भी एक पॉइंट स्कोर कर रहे हैं ना। अगर आजम खान नाराज भी होते हैं तो एक वर्ग ये सोचेगा, मुस्लिम समुदाय का सोच सकता है कि भाई अखिलेश यादव तो देखिए अपनी तरफ से तमाम कोशिश कर रहे हैं, तमाम हाथ बढ़ा रहे हैं, अब ये तो आजम खान पर है कि वो इसे कैसे लेते हैं। अखिलेश और आजम के रिश्तों पर मोटे तौर पर मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपका सवाल सुनते सुनते मेरे मन में कुछ दृश्य आ गए इतने लंबे करियर में आजम खान को लेके। आजम खान से जब एक बार ऐसे बातचीत के दौरान मैंने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी से आप इतने नाराज क्यों रहते हैं, तो उन्होंने अपने दोनों गालों पे ऐसे ऐसे किया, बोले तौबा तौबा क्या बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी हमारी दोस्त है, हमें उससे नाराजगी क्यों होगी, हमें उससे हमने कहीं बाबरी का ध्वंस हुआ है, अरे क्या बात करते हैं, आपको लगता है बाबरी का ध्वंस भारतीय जनता पार्टी ने किया? अरे जब हमारे पास नरसिम्हा राव जैसे दोस्त होंगे, कांग्रेस जैसे दोस्त होंगे, तो हम क्यों किसी भारतीय जनता पार्टी से नाराज होंगे? आप आजम खान की बात का स्टाइल समझिए। आजम खान, मेरी बात समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कहने जा रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो मानते हैं कि कांग्रेस ने चाहा इसलिए ऐसा हुआ। ये एक तरीका था। मुलायम सिंह एकमात्र आदमी थे जो आजम खान का हाथ पकड़ के उनकी नाराजगी में उनको लेकर चले आते थे। अमर सिंह और आजम खान के बीच जयाप्रदा को लेकर जो तल्खी रही, मुझसे खुद मुलायम सिंह नेताजी ने एक बार ये कही थी बात कि हमारे सामने खुद आजम खान ने जयाप्रदा का हाथ पकड़ा और कहा कि इनको जिताकर हम लाएंगे, और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, जयाप्रदा के मुद्दे पर अमर सिंह और इनके बीच में खटपट हो गई। वहां पर भी आजम कई बार मुंह बना के जा चुके हैं। आजम खान कई बार पार्टी छोड़ने की बात कर चुके हैं, पार्टी कार्यालय आना छोड़ चुके हैं, और अक्सर वो तल्खी दिखाते रहते थे। मैं भी अपनी बात पर आ रहा हूं इस बात को खत्म करने के बाद। वो आजम खान जिनको तब नेताजी पकड़ के बुला लाते थे, वो तब भी कहते थे कि अमर सिंह हमारे दोस्त हैं, उनसे क्या नाराज होना, नाराज तो मैं अपने पिता से हूं, नाराज तो मैं अपने पिता से हूं। और तो वालिद बोले, अरे धरती पुत्र वही वालिद, इस तरीके की वो बात करते थे। आज भी जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आपने अखिलेश यादव से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि मैं तो 23 महीने से जेल में हूं, बात कैसे करूंगा। अब जो दो उदाहरण जो मैंने दिए, इस बात का मतलब आपको साफ समझ में आ गया होगा कि 23 महीने तो उनसे ही किसी ने संपर्क नहीं किया, वो क्या किसी से बात करेंगे। और इसी का एक छोटा सा नमूना उनकी पत्नी के जरिए, जो आपने भी कोट किया, वो सामने नजर आया जी। तो आजम खान का जो तरीका है बात करने का वो ये है। लेकिन हाँ, अखिलेश ने यहां पे फिर एक बार बड़े नेता के तौर पर बयान दिया है, और वो इस वक्त ऐसे किसी भी मुद्दे को फाउल प्ले करने की कोशिश भी नहीं करते हैं। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि सरकार अगर हमारी आई तो आजम खान के सारे मुकदमे वापस होंगे, ये ऐलान है। और ऐसा ही ऐलान कभी मायावती ने किया था कि अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई तो मुलायम सिंह को जेल भेजेंगे, और फिर रातों रात चुनाव पलट गया था। तो अखिलेश यादव ने इसी अंदाज में बयान दिया कि उनकी सरकार आएगी। ये एक बार फिर मुसलमानों को सिंपैथाइज करने के लिए एक तरीके का बयान दिया गया, और ये बताया गया कि हो सकता है आजम खान उनसे नाराज हो, लेकिन आजम खान के साथ वो आज भी खड़े हैं। क्योंकि ये किसी को नहीं भूलना चाहिए कि पूरी पार्टी जब इस बात की जिद पर थी कि मुलायम सिंह को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, आजम खान ने ही प्रस्ताव पारित किया था अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का। और ये बात अखिलेश यादव कभी भूलते नहीं है, और अपनी आंतरिक मतलब चुपचाप बैठ के चार लोगों के बीच में, जो कोठरी के बीच में चर्चा हो रही होती थी इस बात के लिए,
वो बाकायदा तौर पर कोट करते हैं, तो उनको मालूम है कि आजम खान चीज क्या है, उन्होंने कैसे उनकी मदद की, वो कैसे नाराज हुआ करते थे। तो अखिलेश यादव ने एक मैच्योर बयान दिया है और लगातार दिन ब दिन वो मैच्योर होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आजम खान, माफ कीजिएगा, थोड़ी सी तबीयत आज खराब है, तो आजम खान कहीं जाने वाले नहीं है, और जाने के स्थिति में भी होंगे और कगार पे भी होंगे तो भी अखिलेश यादव उनको आखिरकार मना लाएंगे, क्योंकि है तो वही वाले आजम खान जो अंबेडकर की प्रतिमा को देखकर कहते थे कि ये मूर्ति जिस खेत पे लगी होती है, उंगली सामने वाले प्लॉट की तरफ होती है और वो कहती है कि जहां हम खड़े हैं वो जमीन तो हमारी है, लेकिन वो सामने वाले जितने खाली प्लॉट पड़े वो भी हमको मिलने चाहिए। तो ये बयान आजम खान के बसपा जाने का सबसे बड़ा रोड़ा होगा, ये मैं आज आपको बता दूं। ये आपने बिल्कुल मार्के की बात कही, जिसको अंडरलाइन किया जाएगा, जो लोग सुन रहे होंगे। चलिए मैं चंद्रशेखर पर भी आता हूं, क्योंकि चंद्रशेखर को लेकर भी बहुत बातचीत हो रही है। चंद्रशेखर ने जेल में, सीतापुर जेल में मुलाकात की थी आजम खान से, वो आजम खान के परिवार से भी मिले थे। चंद्रशेखर की अपनी राजनीति भी ये कहानी कहती है कि वो अपना आधार दलित वोट से बढ़ाकर मुस्लिम वोटरों तक ले जाना चाहते हैं, जो कि पश्चिमी यूपी का एक बड़ा कॉम्बिनेशन भी है। क्या आपको लगता है कि सियासी तौर पर चंद्रशेखर और आजम खान, जो फिलहाल बिल्कुल जिसे कहते हैं कि ऐसी स्थिति में है कि कहीं भी वो क्या फैसला लेंगे इसका सबको इंतज़ार है, तो क्या आपको लगता है कि ये सियासी तौर पर चंद्रशेखर और आजम खान का गठबंधन एक मुफीद गठबंधन है मायावती के मुकाबले? मुझे लगता है कि अभी 1 दशक का वक्त जरूरी है चंद्रशेखर की पॉलिटिक्स को देखने के लिए। चंद्रशेखर के लिए कभी बसपा के साथ जाना, कभी सपा के साथ आना, इस तरीके की बातें आती रहती, पर खुद चंद्रशेखर का जो कद है, वो कद उस एक पॉकेट से बाहर निकलने में भी टाइम लगने की बात है। चलिए एक बार फिर मान लेते हैं कि चंद्रशेखर और आजम खान का आपस में गठबंधन हो जाए जी। वो गठबंधन किसी भी दिन मायावती के साथ किए गए गठबंधन के आगे बौना होगा, नक्कार खाने में तूती की आवाज होगी। मायावती है, मायावती के नाम पर आज भी दलित मूव करेगा, बशर्ते मायावती वो मोमेंटम लाने की कोशिश खुद करें। तो चंद्रशेखर वाले उस कॉम्बिनेशन से, आखिर ये कॉम्बिनेशन बन ही क्यों रहा है? ये सारा कॉम्बिनेशन, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आखिर ये सारा कॉम्बिनेशन बन ही क्यों रहा है? सारा कॉम्बिनेशन इसीलिए बन रहा है कि वो किसी भी हालत में मेरी आवाज आ रही नीरज जी आपको? मुझे लगता है आपको कॉल आ रही है, तो आपका फ्रेम थोड़ा था, लेकिन अब ठीक है, अब आ रही है आवाज आपकी। तो वो जो सारा कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो बन इसी लिहाज से रहा है कि कौन मुसलमानों का कितना फीसद हिस्सा तोड़ लेता है अपनी तरफ। चाहे वो चंद्रशेखर की राजनीति सियासी सोच हो, या मायावती के भीम और मीम का फार्मूला हो, या भारतीय जनता पार्टी का एक अंदरूनी फार्मूला हो कि मुसलमानों को इस तरीके से तोड़ा जा सके। तो ठीक है, अगर चंद्रशेखर के साथ आते भी है आजम खान, तो मान के चलिए किसी पीस पार्टी जैसा एक नतीजा सामने को देखने को मिल सकता है। 2, 3, 4 टाइप के विधायक आपको देखने को मिल सकते हैं, या बहुजन समाज पार्टी के साथ आते हैं और बहुजन समाज पार्टी पूरी सक्रियता के साथ आती है, तो ये आंकड़ा 20, 30, 35 तक भी जा सकता है। तो चंद्रशेखर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा ये इतना कोई बड़ा हार्डकोर कॉम्बिनेशन होने नहीं जा रहा, और खुद चंद्रशेखर को अभी अपना कद बड़ा करना होगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। चलिए एक और सवाल, आजम खान के बाहर आने के बाद जो सियासी गलियारों में है कि अखिलेश यादव पिछले कई महीनों लोकसभा चुनाव से भी पहले कई महीनों से अपनी पीडीए की मुहिम को धार दे रहे हैं, और इस मुहिम में भले ही पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सबकी बात हो रही हो, लेकिन मुख्यतः जाति की राजनीति को मजबूत करने की एक ये मुहिम के तौर पर अखिलेश यादव इसे धार देते हैं। यानी जो हिंदुत्व की राजनीति है बीजेपी की, उसके बरक्स
जाति की राजनीति को खड़ा करते हुए वो हिंदुत्व की छतरी में छेद करना, उसे तोड़ना। आजम खान, जिनको हम लगातार मुस्लिम सियासत का एक बड़ा नेता, समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता जो मुस्लिम सियासत का चेहरा है, ये सब देखते हैं, तो क्या आजम खान के आने से अखिलेश यादव की वो जाति की राजनीति कहीं प्रभावित होती है? क्या अखिलेश यादव के साथ आजम खान के आने से हिंदू मुस्लिम की राजनीति को और बल मिलता है और जाति की राजनीति प्रभावित होती है? ये ट्रायंगल में जो आप पूछ रहा हूं, आप समझ रहे हैं, ये कि इसे किस तरह देखते हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि जाति की राजनीति आजम खान के समाजवादी पार्टी में आने से गड़बड़ाएगी। मुसलमानों के अंदर कंसोलिडेशन और बढ़ेगा आजम खान के आने से। जात की राजनीति, जिसको हम पीडीए कह रहे हैं, अखिलेश यादव का जो पीडीए फार्मूला है, इस पीडीए फार्मूले पर आजम खान कोई डेंट पहुंचाने तो नहीं आ रहे। सप्लीमेंट्री सवाल, मनोज जी, मैं एक सप्लीमेंट्री सवाल करूंगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी फिलहाल अखिलेश यादव की पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं है जो खड़ा होकर मुस्लिम सियासत की झंडा बरदारी करे। उस सियासत के रिएक्शन में हिंदू कंसोलिडेशन होता है। आजम खान को हम सब जानते हैं, उनकी तकरीरों को हम सुनते रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आजम खान समाजवादी पार्टी के मंच पर खड़े होकर मुस्लिम सियासत की झंडा बरदारी करेंगे तो उसके बरक्स एक हिंदू कंसोलिडेशन होगा। क्या आप वो होता हुआ देख रहे हैं? सवाल बहुत ही बेहतरीन है आपका। आपके हिसाब से कि आजम खान समाजवादी पार्टी में आए तो क्या समाजवादी पार्टी सिर्फ मुसलमानों और यादव को वोट ले पाएगी? आप यही कहना चाहते हैं? जी जी जी। और सारा हिंदू, दलित और पिछड़े, जितने भी बाकी दलित और पिछड़े हैं, वो टूट के हिंदू हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का उससे लाभ हो जाएगा? ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि आजम खान को अपनी पार्टी में लाना मुसलमानों को और अपने पक्ष में करना है, क्योंकि जितने भी दलित हैं, पिछड़े हैं, जिनको वो अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी से नाराज लोध, जैसे भारतीय जनता पार्टी से नाराज होता हुआ कुर्मी, ये जो वोटर धीमे धीमे नाराज हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, इसके पास फिलहाल विकल्प शून्यता है। ये ऐसा नहीं कि इसने कोई विकल्प चुन लिया है कि अखिलेश यादव की तरफ ही जाएगा, लेकिन फिलहाल वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। आपके सवाल का सीधा सा जवाब यही है कि आजम खान के आने से अखिलेश यादव सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति में नहीं फंसने जा रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने पीडीए को जो साबित किया है, वो साबित इसलिए किया है कि जिस जगह पर, जिस कॉम्बिनेशन, जिस जाति का वो प्रत्याशी सबसे मुफीद बैठ रहा था, उसको टिकट दिया है। सबसे कम टिकट यादव को दिए गए, यादव को सबसे कम टिकट दिए गए, ब्राह्मणों को मजे के टिकट दिए गए थे। तो अखिलेश यादव का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन इस पूरे जो क्लैश, आप जो एक नया फार्मूला, एक नया डेवलपमेंट आप बता रहे हैं, उसको नल करने की स्थिति में है। वो टिकटें तय करेंगी, क्योंकि अगर आप यही फार्मूला मायावती की तरफ सोच लीजिए तो मायावती भी इसी तरीके से टिकट देंगी। मायावती भी इसी तरीके से टिकट देके कुछ मुसलमान देंगी, कुछ दलित देंगी, कुछ पिछड़े देंगी, कुछ अगड़े देंगी। यही हर चीज का फार्मूला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये पक्का है कि किसी मुसलमान को टिकट नहीं मिलने जा रहा। वहां ये बात पक्की है। लेकिन आपको एक बात का चुनाव तय करना पड़ेगा कि इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के रहते हुए तो हिंदू मुसलमान चाहती है, लेकिन उसका फार्मूला फिलहाल पिछली लोकसभा में फेल हो चुका है। बिल्कुल। और दलित और पिछड़े टूट कर हिंदू नहीं रहे। तो आजम खान के आते वो हिंदू मुस्लिम का डिवाइड हो जाना ऐसा नहीं दिखाई देता है। वो सिर्फ आकर कि इस तरफ मुस्लिम और यादव वोट देंगे और उस तरफ सारा हिंदू वोट देगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक छोटी सी घटना भी हिंदू मुस्लिम में बांट सकती है उत्तर प्रदेश को। बटोगे तो कटोगे का नारा भी उत्तर प्रदेश को हिंदू मुस्लिम में बांट सकती है। तो प्रयास तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यही है ना कि ध्रुवीकरण हो जाए।
अखिलेश यादव ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। और मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि आजम खान के, सिर्फ आजम खान के आ जाने से समाजवादी पार्टी सिर्फ मुसलमानों और यादव की पार्टी रातों रात तब्दील हो जाएगी और पीडीए का फार्मूला अब नष्ट कर लेगी। ऐसा ऐसा पॉलिटिकली नहीं होने जा रहा है। और आजम खान के आने से और ज्यादा इंटैक्ट होगा मुसलमान भारतीय जनता पार्टी, माफ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी के साथ। सही। नहीं, बिल्कुल एक सही। जो बड़ी प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से हमें देखने को मिली है वो केशव मौर्य ने अपने एक्स हैंडल पर यही लिखा है कि आजम खान चाहे समाजवादी पार्टी में रहें चाहे बसपा में जाएं, दोनों का ही हारना तय है, दोनों ही हार का मातम मनाएंगी 2027 में। यानी बीजेपी कम से कम अपनी तरफ से अभी इस तरह ये दर्शा रही है कि आजम खान के बाहर आने से उन्हें किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैर, मनोज जी, जैसे कि आपसे बातचीत हुई थी, ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद एक जातियों को लेकर बड़ा आदेश उत्तर प्रदेश सरकार का है, इस पर भी आपसे बात करनी थी, लेकिन वक्त जो है वो आजम खान पर हुई बातचीत में ही बीत गया। तो ये जो दूसरा विषय है ये उधार रहा, इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन आज आजम खान के बाहर आने को लेकर और उनके बाहर आने के बाद उत्तर प्रदेश की पूरी पॉलिटिक्स पर होने वाले असर को लेकर आपने जो तफसीली बातचीत हमसे की, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। दोस्तों, आज के लिए नमस्कार।